Assalamu alaikum. We are going to start neurology from first aid USMLE book. First of all, we will be discussing about embryology, how the nervous system develops. It is a story of building the nervous system from a cell to whole brain. एक छोटा सा सेल है, उससे किससे पूरा ब्रेन बन जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे. स्टेप 1 इज़ नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि नोटोकॉर्ड जो है ये सब कुछ स्टार्ट करता है. जैसे भी कोई बिल्डिंग बनानी होती है हमने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ आर्किटेक्ट जो बताता है कि बिल्डिंग इस नक्शे पे बनेगी. तो नोटोकॉर्ड बताता है किसको, इंस्ट्रक्शंस देता है एक्टोडर्म को कि तुमने जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाना शुरू करना है. नोटोकॉर्ड इज़ चीफ आर्किटेक्ट एंड एक्टोडर्म इज़ फ्यूचर स्किन. तो नोटोकॉर्ड जो है वो क्या कहता है, एक्टोडर्म को कहता है कि तुमने स्किन नहीं बनना, तुमने नर्वस सिस्टम बनना है. दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूरल इंडक्शन. नोटोकॉर्ड न्यूरल इंडक्शन करता है तो फिर ही नर्वस सिस्टम बनना शुरू होता है. नेक्स्ट इज़ न्यूरल प्लेट. एक्टोडर्म नोटोकॉर्ड की बात सुन लेता है और बन जाता है न्यूरो एक्टोडर्म और एक शीट बना देता है जिसको हम कहते हैं न्यूरल प्लेट. क्या होता है न्यूरो एक्टोडर्म? न्यूरो एक्टोडर्म न्यूरल प्लेट में कन्वर्ट हो जाती है. ये न्यूरल प्लेट फिर आगे से न्यूरल ग्रूव बनाती है, अंदर थोड़ा सा डीप सा गड़ा बनता है, न्यूरल ग्रूव उसको कहते हैं. फिर जो न्यूरल ग्रूव है उसकी साइड्स पे ही आपको नज़र आ रहे हैं न्यूरल फोल्ड्स, ये ऊपर की तरफ फोल्ड होते हैं और फोल्ड होके एक दूसरे के साथ मिलते हैं और न्यूरल ट्यूब बना देते हैं. तो क्या हुआ, नोटोकॉर्ड ने एक्टोडर्म को कहा तुम्हें स्किन नहीं बनना, तुमने नर्वस सिस्टम बनना है. तो वो न्यूरो एक्टोडर्म जो है वो क्या बन जाएगी, न्यूरल सबसे पहले प्लेट बनेगी. वो प्लेट जो है वो न्यूरल फोल्ड्स बनाएगी और न्यूरल फोल्ड्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से वो न्यूरल ट्यूब बन जाएगी. और न्यूरल ट्यूब जब बन जाएगी तो इस तरह से हमें ये नज़र आएगी, फ्लैट होगी, फोल्ड होगी, फ्यूज़ होगी और ट्यूब बन जाएगी. नेक्स्ट इज़ न्यूरल क्रैश सेल्स. जब ये न्यूरल ट्यूब बनेगी तो कुछ सेल्स यहाँ से साइड से उतरेंगे और बाहर आ जाएंगे, उनको हम कहेंगे न्यूरल क्रैश सेल्स. ओके, यहाँ पे जब ये ट्यूब बन रही थी, बंद हो रही थी, तो यहाँ पर कुछ सेल्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे जिनको हम न्यूरल क्रैश सेल्स कहते हैं. ये न्यूरल क्रैश सेल्स जो है ये कुछ इस तरह के हैं कि समझ लें कि वो जब एक बिल्डिंग बन रही थी ना, तो कुछ वहाँ पे जो वर्कर्स थे वो कह रहे थे कि हम निकल जाते हैं, हम कुछ और बनाने जा रहे हैं किसी और जगह पे. तो न्यूरल क्रैश सेल्स जो हैं उस उधर से निकल के दूसरी बॉडी की चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे. तो गोल्डन रूल क्या है हमारा कि न्यूरल ट्यूब ने हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाना है और न्यूरल क्रैश सेल्स ने हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाना होता है. अब ये नोटोकॉर्ड है, इसने भी तो कुछ बनना है ना, ये दूसरों को तो है कह दिया कि तुम ये बन जाओ, लेकिन नोटोकॉर्ड ने क्या बनना है, नोटोकॉर्ड ने वो जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स के अंदर न्यूक्लियर पल्पोसिस होता है ना, न्यूक्लियस पल्पोसिस जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर होता है, बाहर होता है ना डिस्क के एनुलस फाइब्रोसिस और अंदर होता है न्यूक्लियस पल्पोसिस. तो नोटोकॉर्ड ने वो न्यूक्लियस पल्पोसिस बनाना होता है. अब ऑब्वियसली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारी न्यूरल ट्यूब ने बनाना है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी चीज़ें आती हैं, ब्रेन आती है और स्पाइनल कॉर्ड आती है. तो स्पाइनल कॉर्ड कैसे बनती है कि वो जो न्यूरल ट्यूब होती है ना, उसकी लेटरल साइड्स पे क्या होता है कि कुछ ऐसे सिग्नल्स देती है. कुछ सिग्नल्स हैं जो हम याद करेंगे. एक है हमारा बीएमपी को कहते हैं बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन. ओके, और सोनिक हेजहॉग, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है. BMP एंड सोनिक हेजहॉग. BMP इज़ बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन और SHH सोनिक हेजहॉग. तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये क्या हैं एक्चुअली, जो हमारी न्यूरल ट्यूब है ना, न्यूरल ट्यूब के लेटरल साइड्स पे ये हमारे दो चीज़ें होंगी जो आएंगी और स्पाइनल कॉर्ड को बनने में हेल्प कर रही होंगी. स्पाइनल कॉर्ड का आपको पता है कि क्या स्ट्रक्चर होता है कि इस तरह की लेयर होती है और पीछे जो है डॉर्सल हॉर्न्स होते हैं, आगे मोटर हॉर्न्स होते हैं. डॉर्सल हॉर्न्स जो हैं वो सेंसरी होते हैं और जो आगे एंटीरियर हॉर्न्स होते हैं वो मोटर होते हैं. तो बेसिकली हमने पोस्टीरियर और एंटीरियर हॉर्न्स बनाने हैं. तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, इसने क्या करना है, इसने आगे एलर प्लेट बनानी है जो फ्यूचर में स्पाइनल कॉर्ड की पीछे वाली डॉर्सल हॉर्न बनाएगी. और जो सोनिक हेजहॉग है इसने नीचे से आके मोटर, वो जो बेसल प्लेट है वो बनानी है जिसने कल को मोटर एंटीरियर हॉर्न्स बनाने हैं. तो समझ आ रही है स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से बन रही है. एलर प्लेट बन रही है फ्रॉम द BMP एंड बेसल प्लेट बन रही है फ्रॉम सोनिक हेजहॉग. ओके, तो एलर जो है इसने क्या बनानी है, एलर प्लेट ने, एलर जो है उसने आगे एलर प्लेट बनानी है, सेंसरी होनी है और ये पोस्टीरियर हॉर्न होनी है. और बेसल जो है इट इज़ बाय, मतलब यहाँ से बाय होना है मोटर हॉर्न्स का, मोटर सिग्नल्स का. यहाँ पे बेसल प्लेट बनेगी, मोटर बनेगी और इंटीरियर होगी. तो कनेक्ट विद द अडल्ट एनाटमी के सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स पोस्टीरियर हॉर्न से आएंगे जो कि एलर प्लेट से बन रहे हैं, मोटर न्यूरॉन्स जो है वो एंटीरियर हॉर्न से आएंगे जो कि बेसल प्लेट से बनेंगे. तो ये हमारी हो गई स्पाइनल कॉर्ड. अब हम बात करते हैं, देखिए स्पाइनल कॉर्ड की अब पूरी तो बनानी है ना,
ना कुछ सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड है, कुछ हमारी थोरेसिक है, कुछ लंबर है, तो इनको कैसे पता चलेगा कि हमने जो है ना इस जगह पे जाना है, हमारी यहाँ पे सर्वाइकल बनना है, यहाँ पे मोटर बनना है, थोरेसिक बनना है, यहाँ पे जो है वो लंबर बनना है, यहाँ पे सैक्रल बनना है। तो एक्चुअली यहाँ पे हॉक्स जीन्स होती हैं, HOX। ये हॉक्स जीन्स जो है ना ये इनको बताती हैं कि तुम सर्वाइकल बन जाओ, तुम थोरेसिक बन जाओ, तुम लंबर बन जाओ। अगर हॉक्स जीन्स ना हो तो बॉडी को मैप ही ना मिले, उनको मैप ही ना मिले कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ बनानी है। नेक्स्ट इज़ ब्रेन डेवलपमेंट। तो स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट हो गई, अब हम ब्रेन डेवलप करवा लेते हैं। जैसे एक बलून आपने देखा होगा कि वो इस तरह का एक बलून होता है ना लंबा सा, हम फूंक पड़ते हैं तो एक हिस्सा बन जाता है, फिर फूंक पड़ते हैं तो इस तरह हिस्सा बन जाता है, तीसरा इस तरह बन जाता है, इस तरह का बलून समझ लें। तो जो है ना इसमें फोर ब्रेन बनता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। 3 स्वेलिंग्स होती हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की। फोर ब्रेन को हम कहते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन को कहते हैं मीजेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन को कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन आगे से फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है और हाइंड ब्रेन भी फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो मिड ब्रेन है ना वो डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए 3 क्या बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5। वो 5 क्या है हम देखते हैं। ओके, देखिए हमने अपने ब्रेन में क्या क्या बनाना है। अपना सेरिब्रम बनाना है, सेरिबेलम बनाना है, हमने अपने थैलेमस, हाइपोथैलेमस बनाने हैं, वेंट्रिकल्स बनाने हैं, सेरिबेलम बनाना है, ये सब कुछ बनाना है ना। तो हमारा जो फोर ब्रेन है ना, फोर ब्रेन जिसको हम प्रोजेंसेफेलॉन कह रहे थे, ये आगे से 2 में डिवाइड होगा, जिसमें टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन आ जाएगा। टीलेंसेफेलॉन जो है ना ये बड़ा पार्ट है जिसने हमारे सेरिब्रम के हेमिस्फेयर्स बनाने हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स बनाने हैं और बेसल गैंग्लिया बनाना है, और बाद में लेटरल वेंट्रिकल्स भी इसमें बनने हैं। डायंसेफेलॉन जो फोर ब्रेन का प्रोजेंसेफेलॉन से आ रहा है, इसने थैलेमस, हाइपोथैलेमस और रेटिना बनाना है, और इसमें बनना है थर्ड वेंट्रिकल। जो मिड ब्रेन है ना उसने डिवाइड नहीं करना, उसको मेसेंसेफेलॉन कह रहे थे, उसने अपने अंदर सेरिब्रल एक्विडक्ट बनानी है। और हाइंड ब्रेन जो है ना रोम्बेनसेफेलॉन, वो भी 2 में डिवाइड हो रहा था, मीटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन। ओके, मीटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। मीटेनसेफेलॉन ने बनाना है पोन्स एंड सेरिबेलम जो मिड ब्रेन के नीचे होता है, और माइलेनसेफेलॉन ने बनाना है हमारा मेड्यूला। ओके, तो मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला इस तरह की बनेगी ना। तो मीटेनसेफेलॉन ने बना लिया पोन्स एंड सेरिबेलम और माइलेनसेफेलॉन ने बना दिया मेड्यूला। तो अब हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स भी बन गए थे, थर्ड वेंट्रिकल भी बन गया था, सेरिब्रल एक्विडक्ट भी बन गई थी। फोर्थ वेंट्रिकल का जो अपर पार्ट है ना वो मेटेनसेफेलॉन में आएगा, और लोअर पार्ट जो है फोर्थ वेंट्रिकल का वो माइलेनसेफेलॉन में आएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमारा बन जाता है ब्रेन। तो मेमोरी ट्रिक क्या है, ओनली फोर ब्रेन स्प्लिट्स, हाइंड ब्रेन स्प्लिट्स बट मिड ब्रेन इज लेजी। ये स्प्लिट नहीं होता। टीलेंसेफेलॉन वेंट्रिकल्स में याद रखना लेटरल वेंट्रिकल, डायंसेफेलॉन में थर्ड, और मीजेंसेफेलॉन में सेरिब्रल एक्विडक्ट, मीटेनसेफेलॉन में अपर फोर्थ, और माइलेनसेफेलॉन में लोअर फोर्थ। ठीक है, मीजन और मेटन को याद रखना है। एस पहले आता है, टी बाद में आता है। तो मीजेंसेफेलॉन पहले है, मेटेनसेफेलॉन बाद में, और सबसे एंड पे वाई वाला है, क्योंकि वाई इन सबके बाद में आता है, माइलेनसेफेलॉन। ओके, नेक्स्ट इज़ कि न्यूरल ट्यूब ने कौन से स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और न्यूरल क्रेस्टल्स ने कौन से स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो न्यूरल ट्यूब जो है ना उसने हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाना है, जिसमें हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एस्ट्रोसाइट्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एपेंडाइमल सेल्स हैं। जबकि न्यूरल क्रेस्टल्स जो हैं इन्होंने हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाना है, जिसमें हमारे पेरिफेरल नर्व्स आ जाते हैं, डोर्सल रूट गैंग्लिया आ जाता है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है, श्वान सेल्स, सैटेलाइट सेल्स, एड्रीनल मेड्यूला और मेलेनोसाइट्स। सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम हमने डिस्कस करने हैं कि जिसमें हमारे जो है ना कौन से सेल्स होते हैं, कुछ CNS के सेल्स होते हैं, कुछ पेरिफेरल सेल्स होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स। ओके, तो वो सारे जो है ना वो हमारे न्यूरल ट्यूब से आने हैं। जबकि जो पेरिफेरल है ना जिसमें हमारे श्वान सेल्स हैं और सैटेलाइट सेल्स हैं, ये पेरिफेरल सेल्स हैं। इसी तरह मेलेनोसाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि ये चीज़ें कहाँ से बनती हैं, आपने हमेशा याद रखना है। एड्रीनल मेड्यूला, मेलेनोसाइट्स, डोर्सल रूट गैंग्लिया, पेरिफेरल नर्व्स, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, क्योंकि पेरिफेरली होते हैं ना, तो हर चीज़ जो है पेरिफेरल वो न्यूरल क्रिस्टल से बननी है। अब एक्सेप्शन आ जाती है हमारी, हमने एक सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मिस किया है इन सब में, वो है माइक्रोग्लाइल सेल्स। माइक्रोग्लाइल सेल्स बेसिकली मैक्रोफेजिस हैं, तो ये मीजोडर्म से बनते हैं। जो माइक्रोग्लाइल सेल्स हैं ये मीजोडर्म से बनते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो न्यूरल ट्यूब से बनती हैं, विच इज़ न्यूरल एक्टोडर्म बेसिकली। तो हमें क्या समझ आई, सबसे पहले नोटोकॉर्ड ने हमारी समराइज़ कर लेते हैं अपनी सारी एम्ब्रियोलॉजी को। नोटोकॉर्ड कहती है न्यूरल
नोटोकॉर्ड कहती है एक्टोडर्म को कि तुम न्यूरो एक्टोडर्म बन जाओ। वो न्यूरल प्लेट बनाती है, न्यूरल ट्यूब बनाती है, न्यूरल ट्यूब ने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बना देना है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कैसे बनना है वो हमने डिस्कस कर लिया है। न्यूरल क्रेस्टल्स ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाना है, कौन कौन सी चीज़ें बनानी है हमने देख ली। और एलर और बेसल प्लेट्स की हमने बात की, और ये हमने नाम याद रखने हैं, BMP और ASHH। ओके, तो इस तरह से जो है ये बनेगा। अल्टीमेटली स्टोरी हमें क्या समझ आई कि नोटोकॉर्ड जो है वो चीफ आर्किटेक्ट है। इसने एक्टोडर्म को कहना है कि न्यूरल प्लेट बनाओ। न्यूरल प्लेट ने फोल्ड होकर न्यूरल ट्यूब बनानी है और फिर पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाना है। कुछ न्यूरल क्रेस्टल्स निकल के बना देंगे जिसमें हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, न्यूरल क्रेस्टल्स ने बनानी है। BMP आके जो है वो एलर प्लेट बना रहा है। सोनिक हेजहॉग आके बेसल प्लेट बना रहा है। क्रेनियल एक्सपैंड होकर ब्रेन वेसिकल्स बना रही है, जो सेरिब्रम, थैलेमस, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला सब कुछ बना रहा है। सेरिबेलम बना रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टम बना रहा है। माइक्रोक्लाल एक्सेप्शन है, ये हमारी मेसोडर्म से बनते हैं। तो ये क्विक रीकैप आपने यहाँ से रीड कर लेना है, और ये आपका जो टॉपिक है लिया गया है फर्स्ट स्टेज से, तो आपने यहाँ से इसको रीड कर लेना है, फिर हमारा डन हो जाएगा सारा। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द abnormalities जो कि एम्ब्रोलॉजी में हमने देखा था कि किस तरह से न्यूरल प्लेट बनती है, न्यूरल ग्रूव बनती है, न्यूरल फोल्ड्स बनते हैं और न्यूरल ट्यूब बंद हो जाती है। इसको ऐसे ही समझे जैसे हमारी जिप होती है ना, वैसे हम बंद कर रहे हैं। तो जिप जो है उसको पूरा अगर क्लोज हो वो जिप, वो पूरी न्यूरल ट्यूब बन जाए तो हेल्दी बेबी बनता है। लेकिन अगर ये जिप जो है पूरी तरह बंद ना हो तो दरमियान में होल रह जाता है। तो इसी तरह नोटो हमारी जो न्यूरल ट्यूब है ना, वो भी इसी तरह है कि अगर तो हेड से लेकर टेल तक पूरी क्लोज है तो वो तो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो क्लोज नहीं हो रही फॉर एग्जांपल, क्यों क्लोज नहीं हो रही? क्योंकि उस फीमेल को जिसके अंदर वो बच्चा पैदा हो रहा है उसको फोलेट की कमी है, विटामिन B9 जिसको हम कहते हैं। तो फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से, लेकिन या फिर वो अगर फीमेल वेल्पोरेट ले रही है या कार्बामेज़ेपिन ले रही है तो ये न्यूरल ट्यूब पूरी तरह से क्लोज नहीं होती। और ये भी आपका MCQ है कि क्लोज किस वीक पे होती है? नॉर्मली वीक 4 पे। ये आपका MCQ है, वीक 4 जब बच्चा 1 महीने भी कहते हैं, फर्स्ट मंथ, ठीक है, इस तरह भी MCQ आता है। वीक 4 या 1 मंथ में ये नॉर्मल क्लोज हो जानी चाहिए। लेकिन अगर फीमेल को विटामिन B9 फोलेट की डेफिशिएंसी है, या वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रही है जिसमें वेल्प्रोइड, कार्बामेज़ेपिन है या टेराटोजेनिक फैक्टर्स हैं, ये सारे इसको क्लोज नहीं होने देते। ठीक है, तो ये वैसे नॉर्मली क्लोज होती है हेड पे और टेल पे। ठीक है, टेल मतलब स्पाइन। तो अगर फेलियर होगा हेड पे तो डिफरेंट डिजीज़ आएगी, अगर टेल पे फेलियर होगा तो डिफरेंट डिजीज़ आएगी। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। अकल्टा का मतलब होता है छुपा हुआ, मतलब कि अंदर छुपा हुआ मसला। नज़र तो नहीं आ रहा, बाहर स्किन नहीं नज़र आ रही है, लेकिन अंदर हर्निएशन हुई हुई है, अंदर जो है ना वो बाहर आई हुई है कोई ना कोई चीज़। ड्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं हुई हुई प्रॉपर, लेकिन वो बाहर हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें जो पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च होती है ना वो फ्यूज़ नहीं होती इसमें, क्योंकि पीछे जो है ना आर्च बस क्लोज नहीं हुई, बाकी सारी हर्निएशन नहीं होगी। तो इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक। इसमें बस हमें एक टफ्ट ऑफ हेयर या स्किन डिम्पल नज़र आता है जो हमें बता रहा होता है कि यहाँ तो उधर बालों का गुच्छा होगा या थोड़ी सी स्किन का डिम्पल होगा जो हमें बता रहा होगा कि नीचे कोई मसला है, छुपा हुआ मसला है, हिडन डिफेक्ट है, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा होता। तो उसको कहते हैं स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। ये भी आपके MCQs में आता है। ये भी आपके MCQs में आता है मेनिंजियोसील। मेनिंजियोसील में मेनिंजियोसील के नाम से समझ आ रहा है कि मेनिंजिस, इसमें क्या होता है, मेनिंजिस बाहर आई होती हैं। तो मेनिंजिस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हर्निएट करता है, स्पाइनल कॉर्ड अंदर ही रहता है, कोई मेजर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं होता, तो इसको कहते हैं मेनिंजियोसील। लेकिन अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ जाती है अलॉन्ग विद मेनिंजिस तो इसको कहते हैं माइलो मेनिंजियोसील। मतलब माइलो मतलब स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजियो मतलब मेनिंजिस, और सील मतलब उसने सिस्ट बनाई हुई है। तो मेनिंजिस और स्पाइनल कॉर्ड जब हर्निएट करेंगी तो नर्व रूट्स जो है वो भी बाहर आ जाती हैं, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी आते हैं। तो इसको कहते हैं माइलो मेनिंजियोसील। फिर एक होता है माइलोशिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूरल ट्यूब बंद ही नहीं होती, कोई स्किन नहीं है, कोई मेनिंजेस नहीं है, सारा कुछ बाहर नज़र आ रहा है। इस मोस्ट सवियर फॉर्म, इस पे सारा का सारा कुछ बाहर आ जाता है। नर्व्स टिश्यू कम्प्लीटली ओपन है, मतलब समझें कि एक बच्चा है जिसकी कमर के अंदर सारी की सारी चीज़ें, उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजेस, न्यूरल टिश्यू, सारा कुछ उसका बाहर नज़र आ रहा है, उसको कवर करने वाली कोई चीज़ नहीं आती। तो ये माइलोशिस होता है। फिर होता है कि अगर फ्रंट जिप बंद ना हो, फ्रंट जिपर फेल हो, तो फ्रंट मतलब जो उसका हेड पोर्शन था वो क्लोज नहीं हुआ, मतलब इंटीरियर न्यूरोपोर, ये भी आपने याद रखना है, जो न्यूरल ट्यूब होती है ना उसका हेड साइड पे
एंटीरियर न्यूरोपोर होता है और जो उसकी टेल साइड होती है वहाँ पे पोस्टीरियर न्यूरोपोर होता है। तो अगर एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज ना हो तो बच्चे का सर जो है वो खुला रहता है, बंद ही नहीं होता। जैसे आपको नजर आ रहा है ब्रेन सारा बाहर है, ठीक है, तो बंद ही नहीं होता। तो आपने नॉर्मल भी याद रखना है, जो इंटीरियर न्यूरोपोर होता है वो 25th डे पे क्लोज होता है और जो पोस्टीरियर न्यूरोपोर होता है वो 27th डे पे क्लोज होता है। ये भी आपका एमसीक्यू है। ओके, तो अगर एंटीरियर न्यूरोपोर बंद ना हो हेड साइड से तो क्या होगा कि सर ही नहीं बनेगा, फोर ब्रेन ही नहीं बनेगा, कल्वेरिया ही नहीं होगा, मतलब स्कल वाला हिस्सा ही नहीं होगा। तो ऐसा बच्चा हमें कैसे पता चलेगा कि माँ का जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे ना तो उसका एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि नॉर्मली बच्चे ने क्या करना था, एमनियोटिक फ्लूइड पीना था। तो यहाँ पे उसका सार ही नहीं बना हुआ, उसका एंटीरियर हिस्सा ही नहीं है, फोर ब्रेन ही नहीं है, तो वो बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड नहीं पी सकता, जिसकी वजह से सारा एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ पे एमनियोटिक कैविटी में जमा हो जाएगा, जिसको हम पॉलीहाइड्रोमियोज कहते हैं। तो पॉलीहाइड्रोमियोज होगा इस पेशेंट को। ओके, तो हम अल्ट्रासाउंड पे देख सकेंगे पॉलीहाइड्रोमियोज को भी और बच्चे की जो एबनॉर्मलिटी है उसको भी। ओके, और ओपन न्यूरल ट्यूब की वजह से बहुत ज़्यादा ये वाला जो हार्मोन होता है अल्फा फीटोप्रोटीन ये लीक होता है, जिसकी वजह से इस पे बच्चे की अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल्स राइज होते हैं। अब आपने याद रखना है अल्फा फीटोप्रोटीन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये प्रोटीन अगर कम हो तो बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम या और सिंड्रोम्स होते हैं, लेकिन अगर ये अल्फा फीटोप्रोटीन ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे का सड़ ही नहीं बना। ओके, मतलब उसका इंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज नहीं हुआ और वो बच्चा एनेंसेफेली का है। एनेंसेफेली मतलब उसका बच्चे का सर जो है वो बना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब होता है होलोप्रोजेंसेफेली, कंडीशन होती है होलोप्रोजेंसेफेली। इसमें क्या होता है, इसमें फोर ब्रेन बनता तो है लेकिन वो डिवाइड नहीं होता। हमने बात की थी ना कि हमारा फोर ब्रेन जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। हमारा बनाता है टीलेंसेफेलॉन, प्रोजेंसेफेलॉन डिवाइड होता है टीलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन में। तो ये जो प्रोजेंसेफेलॉन है डायन एंड टीलेंसेफेलॉन में डिवाइड होना था ना, ये नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक ही वेंट्रिकल होगा, बेसल गैंग्लिया भी एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए होंगे और मिड लाइन फेस के डिफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो इसका मसला क्या है, इसमें म्यूटेशन होगी। ये SHA सोनिक हेजहॉग में म्यूटेशन की वजह से फोर ब्रेन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा और फ्यूज्ड बेसल गैंग्लिया होगा, मिड लाइन डिफेक्ट्स होंगे इस बच्चे के। इसको कहते हैं होलोप्रोजेंसेफेली। ओके, उसके बाद आते हैं लीजेंसेफेली। एक कंडीशन होती है लीजेंसेफेली। इसमें क्या होता है, इस पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कॉर्टेक्स तक नहीं माइग्रेट करके जाते। ओके, न्यूरॉन्स जो हैं वो कॉर्टेक्स तक माइग्रेट करके नहीं जाते, जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो स्मूथ रहता है। वैसे तो ब्रेन में क्या होता है, हमने देखा है ना ब्रेन कैसा होता है। नॉर्मली ब्रेन के अंदर क्या होता है, डिप्रेशंस होती हैं, गायराए होते हैं, सल्काए होते हैं, हमें नज़र आ रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो गायराए और सल्के होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं, ब्रेन जो है वो स्मूथ रहता है, जिसकी वजह से देखें जब गायराए और सल्के होते हैं ना, ये क्यों होते हैं कि इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के जिन्होंने अकोमोडेट होना होता है। जब न्यूरॉन्स ही नहीं होते वहाँ पर तो वो उस तरह से फोल्डिंग्स ही नहीं बनती, जिसकी वजह से ब्रेन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और फिर सीजर्स के अटैक बहुत ज़्यादा आते हैं, बच्चों की डेवलपमेंटल डिले होती है और सर भी बहुत छोटा होता है, माइक्रोसेफेली होती है। ठीक है, तो ये होते हैं डिसेंसेफेली, इसको हम कहते हैं। तो आपने याद रखना है ओकल्टा है, मेनिंजियोसील, माइलोमेनिंजियोसील और माइलोस्किसिस। ठीक है, जितना जितना हम नीचे जाते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा सेवेरिटी बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ओकल्टा में कोई हर्निएशन नहीं थी, मेनिंजियोसील में मेनिंजियस बाहर आई हुई थी, माइलोमेनिंजियोसील में मेनिंजियस और कॉर्ड दोनों बाहर थी और माइलोस्किसिस में सारा कुछ ओपन था, न्यूरल टिश्यू ओपन था। ओके, तो ये हमें समझ आ गई, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि क्या सीन होता है। ओके, तो उसके बाद हमने देखा कि तीन चीज़ें भी हमने डिस्कस की कि क्या क्या होता है, एनसेफेली क्या होता है और होलोप्रोजेंसेफेली और निजेंसेफेली में क्या डिफरेंस है। अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ब्रेन की, आपने फर्स्ट एड यूएसएमएल बुक से रीड कर लेना है, देखिए। एंड अब कुछ और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर एक घर है ना बच्चे, एक घर है, ठीक है, इमेजिन अ हाउस। अगर तो उसका कमरा बहुत छोटा है तो फर्नीचर जो है ना उसमें पूरा नहीं, इसी तरह हमारा ब्रेन है। नॉर्मल ब्रेन का साइज अगर परफेक्ट है तो हर चीज़ अंदर पूरी आ जाती है। सेरिब्रम, सेरिबैलम, मेड्यूला, फोरामेन मैग्नम, एवरीथिंग फिट्स इनसाइड कंफर्टेबली। लेकिन अगर किसी बच्चे का पोस्टीरियर फोसा जो होता है वो स्मॉल हो तो उसके पास सेरिबैलम के पीछे कोई स्पेस नहीं होती, तो ब्रेन टिश्यू नीचे की तरफ हर्निएट कर देता है। ठीक है, तो कियाड़ी का मतलब यही होगा, हम एक डिस्कस करेंगे बीमारी कियाड़ी। ओके, ब्रेन गोइंग डाउन थ्रू द फोरामेन मैग्नम। ओके, तो ये फोरामेन मैग्नम से चीज़ें बाहर आने लग जाएंगी क्योंकि ब्रेन में जगह ही नहीं है। तो जो क्यारी 1 होती है टाइप, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ सेरिबेलम के टॉन्सिल्स जो हैं वो बाहर आ रहे होते हैं।
ओके, थ्रू फोराmen मैग्नम इनटू द अपर सर्वाइकल कैनाल। सेरिबेलम टॉन्सिल से बाहर आते हैं तो कंप्रेशन माइल्ड होती है, सिम्टम्स स्लो होते हैं, इस वजह से ये अडल्ट्स में जाके जो है ना डिजीज़ मैनिफेस्ट करती है। वैसे ये बच्चों के अंदर जमा नज़र नहीं आती डिजीज़, ठीक है। लेकिन क्यारी 2 में क्या होता है, क्यारी 2 जो इसकी टाइप होती है उसके अंदर क्या होता है, सेरिबेलम दोनों के दोनों साइड्स के सेरिबेलम और मेड्यूला जो है वो भी जो है फोराmen मैग्नम से बाहर आ जाता है नीचे फोराmen मैग्नम में, ठीक है। और ये क्योंकि बहुत सीवियर है, इसमें तो सेरिबेलम और मेड्यूला दोनों चीज़ें नीचे आ गई हैं, तो इस वजह से ये बच्चों में ही मैनिफेस्ट हो जाती है, इन्फेंसी में ही, पहले साल में ही हो जाती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ब्रेन स्टेम जो है वो कंप्रेस हो जाती है क्योंकि ऊपर से सेरिबेलम और मेड्यूला दोनों आ गए नीचे, उसके ऊपर जो है वो कंप्रेस कर रहे हैं नीचे वाले स्ट्रक्चर्स को। तो अब आपको पता है ब्रेन, ऐसे बच्चे को स्ट्राइडर होगा, एपनिया, वीक क्राई, वीकनेस और हाइड्रोसिफिलिस के साइंस जो हैं वो आने लग जाएंगे। ओके, तो इसमें ये होगा। अब आती है एक डिजीज़ जिसको कहते हैं डैंडी वॉकर, ठीक है। डैंडी वॉकर में क्या होता है, ब्रिज मिसिंग होता है, ब्रिज, ठीक है। जैसे एक दो जगहों के दरमियान में, मतलब दो जगह उनके दरमियान में ब्रिज होता है तो ही हम इस जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हमारे जो सेरिबेलम होते हैं ना उनके दरमियान में भी जो ब्रिज होता है ना उसको हम वर्मिस कहते हैं। तो जो वर्मिस नहीं होता ना सेरिबेलम्स के दरमियान में, तो जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है ना नीचे वाला, हमने देखा था ना सेरिबेलम के सामने फोर्थ वेंट्रिकल होता है, तो जो वर्मिस नहीं होता तो फोर्थ वेंट्रिकल में सीएसएफ जमा होने लग जाता है, जो कि एक्सपैंड होता है फोर्थ वेंट्रिकल और एक लार्ज सिस्ट बना देता है। जो क्यारी 1 होता है ना उसकी वजह से ना एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम सिरिंजोमाइलिया कहते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो कि क्यारी की वजह से जो फोराmen मैग्नम के अंदर से सेरिबेलर टॉन्सिल्स आ रहे थे, यहाँ पे मेड्यूला आ रहा था, तो उन्होंने आके क्या किया था, फोराmen मैग्नम को आपके ब्लॉक कर दिया था। तो ये ऐसे ही है जैसे एक पत्थर आके ना पानी के अंदर अटक गया, जिसकी वजह से पानी जो है ना वो अब आगे नहीं जा पा रहा, वहाँ पे इकट्ठा होने लग गया है। तो ब्रेन के अंदर भी ऐसे ही है, फोराmen मैग्नम ब्लॉक हो गया तो सीएसएफ सही तरह से फ्लो नहीं कर पाएगा और वो वहाँ पे जमा होने लग जाएगा, और वो जमा होकर क्या करेगा कि स्पाइनल कॉर्ड में जाके एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना देगा जिसको हम सेरिंग्स कहते हैं। तो ये बन जाएगी, इसको कहते हैं सिरिंजोमाइलिया के। अब क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंप्रेस होगी, उसकी वजह से फिर क्या होगा कि एक तो सिम्टम्स आएंगे जिसमें है हेडेक जो है वो ऑक्सीपिटल होगा, क्योंकि पीछे फोराmen मैग्नम की जगह पे है ना ये सारा मसला, तो ऑक्सीपिटल हेडेक होगा, वर्स विद कफ होगा एंड स्ट्रेन, क्योंकि वो प्रेशर ज़्यादा करेगा वहाँ पर, तो प्रेशर ज़्यादा होगा ना कफ और स्ट्रेन की वजह से, तो हेडेक जो है ना वो वर्स होने लग जाएगा। फिर नेक पेन होगी इसके साथ, और सेरिबेलर साइंस आएंगे, डिजीनेस होगी। तो ये है कि इसकी वजह से सिरिंजोमाइलिया हो सकता है क्यारी 1 की वजह से। फिर हाइड्रोसिफिलिस होगा उसी वजह से कि क्योंकि सीएसएफ सही तरह से फ्लो नहीं करा, सीएसएफ पीछे इकट्ठा होने लग गया, तो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस होने लग जाएगा सेम उसी वजह से। और मैंने माइलोमेनिंजियोसील की वजह से क्यों हाइड्रोसिफिलिस हो रहा है, क्योंकि पूरा न्यूरो एक्सिस जो है ना वो डेवलप हो रहा है एबनॉर्मली, नॉट जस्ट द ब्रेन। तो ये जो है ना हमारी प्रॉब्लम आने लग जाती है हाइड्रोसिफिलिस या सिरिंजोमाइलिया की। अब सिरिंजोमाइलिया को हम डिस्कस करते हैं कि इसमें होता क्या है। बेसिकली सेरिंग्स क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा कि सेरिंग्स क्या होता है कि एबनॉर्मल जो है ना फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जिसको हम सेरिंग्स कहते हैं। और ज़्यादातर ये जो सेरिंग्स होता है, ये कैविटी होती है, कहाँ बनती है, सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड में, नियर द सेंट्रल केनाल। ओके, जो ये सेंट्रल केनाल है तो इधर ही हमारा ये सेरिंग्स फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है। और ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा सा पता हो तो क्या होता है, यहाँ पे इंटीरियर कॉमिश्योर जो होते हैं ना, इंटीरियर वाइड कॉमिश्योर यहाँ क्रॉस करे होते हैं, तो वो फाइबर्स जो है ना स्पाइनल कॉर्ड के कंप्रेस होने लग जाते हैं इस सेरिंग्स की वजह से, जिसकी वजह से सबसे पहले जो है ना जो चीज़ें इफेक्ट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में वो पेन एंड टेम्परेचर के फाइबर्स हैं। अब क्योंकि पोस्टीरियर कॉलम्स जो हमारे होते हैं ना वो टच की सेंसेशंस लेके जाते हैं, तो क्योंकि पोस्टीरियर कॉलम्स जो है वो स्पेयर्ड है, इस वजह से टच की जो सेंसेस होंगी ना वो वहाँ पर स्पेयर रहेंगी। जो होती है ना केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होती है, जैसे बैटमैन ने ऐसे पहना होता है ना पीछे केप लाइक शॉल ली होती है, वैसी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि ये जो सेरिंग्स बनता है मोस्टली वहाँ पर बनते हैं सर्वाइकल कॉर्ड क्योंकि बिल्कुल पास होती है ना फोराmen मैग्नम के, तो इस वजह से C2 to T2 जो है ना सेरिंग्स बनती है। और यही वाले जो सेगमेंट्स होते हैं C2 to T2, अगर आपको याद हो तो डर्मेटॉम्स में हमने देखा था कि ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये हमारे अपर लिम्ब, शोल्डर्स और अपर चेस्ट को सप्लाई कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये जो एरिया होता है ना सारा, यहाँ पर लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर हो जाता है, और दिस लुक्स लाइक अ केप, जैसे इस तरह बैटमैन का होता है वैसे। तो शोल्डर रीजन में और अपर लिम्ब वाले एरिया में, अपर चेस्ट वाले एरिया में क्या हो जाता है, पेन एंड टेम्परेचर की सेंस तो चली जाती है, लेकिन टच की जो होती है वो नॉर्मल रहती है। बट अगर सेरिंग्स जो है वो ज़्यादा होती जाए, बड़ी होती जाए, तो फिर क्या होता है, शुरू में तो इंटीरियर वाइट कमिश्चर बस अफेक्ट हुआ था, पेन एंड टेम्परेचर लॉस हुआ था। अब क्या हो जाएगा, जब ये इंटीरियर हॉर्न सेल्स को भी इन्वॉल्व कर लेगी, मतलब ये बहुत ज़्यादा आगे आ जाएगी, तो लोअर मोटर न्यूरॉन के साइंस आने लग जाएंगे, जिसमें मसल्स की वीकनेस और वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और उसके बाद बाद में जाके ये लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को भी इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे कि
टोन इंक्रीज हो जाएगी, स्पास्टिसिटी जो है वो होने लग जाएगी, क्योंकि लेटर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है वो भी इफेक्ट हो गया। और बाद में ये लेटर और ज़्यादा स्प्रेड करेगा। तो आपको पता है लेटरल हॉर्न के अंदर हमारे ऑटोनॉमिक पैथवेज होते हैं, तो जब ये वाले इफेक्ट होने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक प्रॉब्लम्स भी आने लग जाएंगी, ब्लडर एंड बाउल का डिस्फंक्शन होने लग जाएगा। इस तरह से फिर ये डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप इसका जो है वो यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं। MCQ टेबल है, मेमोरी टेबल है, फाइनल रैपिड रिवीजन है, यहाँ से आप रिवाइज़ करें और फिर जो आपका ये वाला फर्स्ट एड बुक से इसको रीड करें। सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी न्यूरो, जिसमें हमने देखा नॉर्मल किस तरह से ग्रो होता है सब कुछ, और अगर एबनॉर्मली हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कंजेनिटली। अब इसके MCQs मैं आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ चैनल में, वो आप सॉल्व करें और देखें आपको कितनी समझ आई।